हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायोगैनर क्लासेस। चलिए, लास्ट यूनिट हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी जिसका नाम था जनन यानी रिप्रोडक्शन, और जो आपकी 14 नंबर की आनी थी। तो मैंने जितने भी चैप्टर थे, जैसे आपका था पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, ये भी कंप्लीट कर दिया, मानव जनन भी कंप्लीट कर दिया, और फिर लास्ट में हमने देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताई थी, वो भी आपने देख ली होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी आनुवंशिकी, जिसको इंग्लिश में हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी आएगी 18 नंबर की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक ही यूनिट से 18 नंबर आपके आने हैं। ठीक है, तो इसको हम ज़रा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारी जो लास्ट वीडियोस थी, 3-4 वीडियो अपलोड किए, अगर आपने वो नहीं देखी है तो क्या करूँगा, मैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा और आप लोग आसानी से देख लेना। ठीक है, या तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं वो लाइक नहीं करते। अरे लाइक कर दो यार, कौन सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दो कि ये जो लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट है जो आपका 18 नंबर की आनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका वंशागति और विविधता, मेंडेलिया वंशागति, मेंडेलिया अनुपात से विचलन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और फिर हम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इंग्लिश इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये है क्विक रिवीजन। अगर देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, और हर बार की तरह हम क्या करते हैं, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, और ये आपका 1 नंबर का होता है, इसीलिए इनको सारे देख लेना है आपको। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वो आपसे पूछ रहा है कि जो जेनेटिक्स है, जो आपकी जेनेटिक्स होती है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है। अब इसके अंतर्गत हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो ये 18 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का, खा है आपका आनुवंशिकता एवं उत्परिवर्तन का, गा है आपका समानताओं एवं विषमताओं का, और घा है आपका उद्विकास एवं संरक्षण का। तो आंसर नंबर आपका का वाला है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का। ठीक है, तो इसकी स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वंशागति आनुवंशिक इकाई है। 14, 15, 20 में पूछा गया। का है गुणसूत्र, का है जीन प्रारूप, गा है गोल्जी का है, और घा है जीन। तो आपका आंसर नंबर घा है जीन। क्वेश्चन नंबर 3 है मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है, मतलब हेट्रोजाइगस होती है। ठीक है, और ये 16 में पूछा गया। का है प्रथम संतानीय पीढ़ी, का है द्वितीय संतानीय पीढ़ी, और गा है तृतीय संतानीय पीढ़ी, और घा है जनक पीढ़ी। तो आंसर नंबर का है आपका प्रथम संतानीय पीढ़ी। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 18 नंबर आपके पक्के होने हैं एकदम, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो। ठीक है, इसकी मत करो, आराम से देखो और यही तैयार करो जितना मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। ठीक है, तो का दे रखा है 1:2:1, खा दे रखा है 3:1, और गा दे रखा है 1:1:1:1, और घा दे रखा है 2:1। ये 18 में पूछा गया। का है आपका 1:2:1। ठीक है, देखो इन सबका एक फॉर्मूला होता है और इनको डिराइव किया जाता है। ठीक है, चार्ट चेकर बोर्ड बना करके। अब इतना टाइम आपके पास ही नहीं, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूंगा सीधे आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान को दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंस्करण है। 2017 में पूछा गया। का जांच प्रसंकरण टेस्ट क्रॉस, का है संकर पूर्वज प्रसंकरण बैक क्रॉस, गा है अन्योन्यता प्रसंकरण रेसिप्रोकल क्रॉस क्रॉस, और घा है एक गुण प्रसंकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आंसर नंबर खा है आपका संकर पूर्वज प्रसंकरण मतलब बैक क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। 18 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी कौन सा कारण होता है जिससे वर्णांधता का विकास होता है। तो का पे अधिक सूरापन से, खा पे अनुवंशिकी से, गा पे विटामिन ए की कमी से, और घा पे अति सक्रिय एड्रिनल ग्रंथि से। तो आंसर नंबर खा है आपका अनुवंशिकी से, जेनेटिक्स से। ठीक है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज होती है वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो अनुवंशिकी से ये वाला आपका सही है। क्वेश्चन 7 देखिए, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। 14, 16, 22 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर का है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, खा पे 21वीं जोड़े के अलिंगी सूत्रों की एकल सूत्रा, और गा पे लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता, और घा पे 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। तो आंसर नंबर घा है आपका 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता। ठीक है, बिल्कुल रट लो। क्वेश्चन नंबर 8, होलेंड्रिक जीन
किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? 18 में पूछा गया। कहाँ पर है एक्स क्रोमोसोम, कहाँ पर है वाई क्रोमोसोम, कहाँ पर है एक्स वाई क्रोमोसोम और कहाँ पे है ऑटोसोम? तो आंसर नंबर कहाँ है इसका? वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको देख लेना। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? कहाँ पे डार्विन ने, कहाँ पे लेमार्क ने, कहाँ पे डिब्रीज ने और कहाँ पे मेंडल ने? तो आंसर याद रखना, आंसर नंबर कहाँ है आपका? मेंडल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 19 में पूछा गया। कहाँ पे दे रखा है? 2, कहाँ पे दे रखा है? 4, कहाँ पे दे रखा है? 6 और कहाँ पे दे रखा है? 8। तो आंसर नंबर कहाँ है आपका? 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ठीक है। तो कहाँ पे? बायो गुणसूत्र के विषमजात भाग में, कहाँ पे दे रखा है? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में और कहाँ पे दे रखा है? एक्स तथा बायो गुणसूत्रों के समजात भाग में और कहाँ पे दे रखा है? संयुक्त गुणसूत्रों में। तो आंसर नंबर कहाँ है आपका? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। 19 में पूछा गया। कहाँ में है? यूक्रोमेटिन से, कहाँ पे है? हेट्रोक्रोमेटिन से, कहाँ पे है? का तथा खा दोनों से, कहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर कहाँ है आपका? का तथा खा दोनों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। 2020 में पूछा गया। कहाँ पे दे रखा है? 3:1, कहाँ पे दे रखा है? 1:1, कहाँ पे दे रखा है? 9:3:3:1 और कहाँ पे दे रखा है? 1:1:1। तो आंसर नंबर आपका गा है 9:3:3:1। इसको रट लो। ये जो आपका 13 वाला है, ठीक है, इसका जो ये वाला गा वाला है, इसको रट लो क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा है जो बदलेगा नहीं, ठीक है। ये मेंडल ने जब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था तो यही आया था रिजल्ट, ठीक है। तो 9:3:3:1, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दाब कोशिका आरक्तता होती है। कहाँ पे? देखिए आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण। कहाँ पे? देखिए आलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण। कहाँ पे? देखिए उत्परिवर्तन एवं बहुगुणितता के कारण और कहाँ पे? लिंग संलग्न अप्रभाव के कारण। कहाँ पे है? तो आंसर नंबर कहाँ है आपका? आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण, ठीक है, याद कर लो। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि सही चल रहा है कोर्स हमारा, स्लो तो नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्या है? रिजल्ट आपका एविडेंस जो है, ये जो रिजल्ट है वो आपका परमानेंट है, ठीक है। यही आता है हमेशा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे दे रखा है? 3:1, कहाँ पे दे रखा है? 1:3 और कहाँ पे दे रखा है? 1:2:1 और कहाँ पे दे रखा है? 1:1:2। तो आंसर नंबर कहाँ है आपका? 3:1, ठीक है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा आनुवंशिक विकार यानी विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, ठीक है। तो कहाँ पे दे रखा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कहाँ पे दे रखा है? टर्नर सिंड्रोम, कहाँ पे दे रखा है? डाउन सिंड्रोम और कहाँ पे दे रखा है? थैलेसीमिया। 2020 में पूछा गया। तो आंसर इसका डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 17, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। 2020 में पूछा गया। कहाँ पे दे रखा है? निषेचित अंडे से, कहाँ पे दे रखा है? अनिषेचित अंडे से और कहाँ पे दे रखा है? का व खा दोनों से और कहाँ पे दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर कहाँ है? अनिषेचित अंडे से, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? 2020 में पूछा गया। कहाँ पे दे रखा है? कारक जोड़े में होते हैं। कहाँ पे दे रखा है? लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त यानी डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। कहाँ पे दे रखा है? यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। कहाँ पे दे रखा है? उपयुक्त सभी। तो आंसर नंबर घ है आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है, क्या होता है? 2022 में पूछा गया। कहाँ पे है? थ्रम्बोसाइटोपिनिया, कहाँ पे दे रखा है? ल्यूकीमिया, कहाँ पे दे रखा है? हीमोफीलिया और कहाँ पे दे रखा है? उपयुक्त सभी। तो आंसर नंबर खा है आपका ल्यूकीमिया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे आपके इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो आपका 1 नंबर का ये भी होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं और बाद में हम सीधे आपको लघु और विस्तृत जो आपका लॉन्ग होता है उसको बताऊंगा। बस एक ही याद देख लीजिए, उन्हीं से आपके इधर वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है? वंशागति आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, आपके समझ के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वंशागति आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वंशागति को परिभाषित कीजिए, ठीक है, 17 और 19 में पूछा गया। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। बस
चलिए एक ये वाला और देख लीजिए। बंस क्वेश्चन नंबर 2, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो सटन एंड बॉवेरी ने। ठीक है, ये देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। 15-17 में इस तरह से पूछा गया। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के नाम लिखिए। 2018 में ऐसे पूछा गया। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? 2022 में इस तरह से पूछा गया। तो आंसर में लिखोगे आप, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। ठीक है, विपर्यासी का मतलब, इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे एक लंबा एक छोटा, एक मोटा एक पतला, एक लाल तो एक हल्का लाल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसका एक विकल्पी करैक्टर लिया गया। ठीक है, तो आंसर में लिखोगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरणार्थ, पहला है पुष्पों का रंग बैगनी जो कि प्रभावी था तथा सफ़ेद जो अप्रभावी। दूसरा, बीज का रंग हरा प्रभावी था तथा पीला अप्रभावी। ठीक है, और जो तीसरा था पौधे की लंबाई टाल मतलब लंबा प्रभावी मतलब डोमिनेंट, और ये बोना ड्वार्फ। ठीक है, अप्रभावी। ठीक है, बोने को हम इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, और ये रिसेसिव है। ठीक है, और बीज का आकार गोल जो कि कैसा डोमिनेंट है एवं झुर्रीदार रिंकल्ड। ठीक है, और ये कैसा है आपका रिसेसिव है मतलब अप्रभावी। ठीक है, तो ये देख लेना। एक ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तो देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं। 1 नंबर का है, हो जाएगा। चलिए एक ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में, और ये जो लाइन लिखी है इसको देख लीजिए एक बार। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग O को सर्वदाता कहते हैं, याद रखना। जो ब्लड ग्रुप O होता है ये हम सभी को दे सकते हैं, सर्वदाता होता है, और ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, ये सबसे ले सकता है। AB वाला हर किसी से ले सकता है, और O वाला जो होता है वो किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए अचानक में एक्सीडेंट हो जाने पर सबसे पहले O ब्लड ग्रुप ही ढूंढा जाता है। ठीक है, जो आसानी से दे दिया जाए इमरजेंसी में। ठीक है, ये लाइन याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बनाइए। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसको देख लीजिए, छोटा सा है, और ये शायद आपका 2 नंबर का होगा। तो आंसर में लिखोगे टर्नर सिंड्रोम, हेडिंग डालोगे। ठीक है, इंग्लिश में डालना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टर्नर सिंड्रोम एक आसुगित दशा है। ठीक है, जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है यानी मोनोसोमी। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम 46-1, ठीक है, 45 होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक 2n-1 और 44+X होती हैं। इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं। वक्ष चपटा तथा जनत गोनेट्स ओवरी अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं, अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। 25,000 बालिकाओं में से एक इस रोग से प्रभावित होती है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये लिखा है नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से होता है। 2X क्रोमोसोम्स हैं इसमें, और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? 1 मिसिंग X क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें X क्रोमोसोम नहीं है, और 1 पार्शियल X क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अतः टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र अनुपस्थित या अर्ध विकसित होता है। क्लाइनफेल्टर, इसको हम थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं? ऐसे मनुष्यों जिनमें ये उपस्थित है उसके लक्षण लिखिए। 15-17 में पूछा गया। लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए 2016। ठीक है, छोटा सा है, इसको देख लीजिए। तो हेडिंग में पड़ेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन भी आ सकता है और क्लाइनफेल्टर भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों के ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अतः इनमें 47 यानी 44+XX गुणसूत्र होते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। वायु गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, कहते हैं। हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर बंध मेल स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं, और स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। ये असामान्य पुरुष असामान्य अंडों XXX व सामान्य शुक्राणु व स्पर्म्स से या अन्य सामान्य अंडों XX व असामान्य शुक्राणु XY स्पर्म में निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। ये असामान्य अंडे या शुक्राणु X गुणसूत्रों के अभियोजन नॉन डिसजंक्शन से बनते हैं। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XY या XXX या 3 से अधिक XX
एक्स 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 बाई एक्स 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 बाई होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना। चलिए, ये आपका लॉन्ग है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भूलना भी मत, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, ठीक है। तो क्या लिखा है, मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है, ठीक है, मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो फादर है किसके, जेनेटिक्स के। एक क्वेश्चन ये भी याद कर लेना अपने आप से ही कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, मेंडल। 2014-22 में इस तरह से पूछा गया, ठीक है। मेंडल के द्विगर संकरण प्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछा गया, ठीक है। तो मैं अगर इन सारों क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप अपने आप ही देख लीजिए किस किस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो सीधा किसी भी तरह से पूछा जाए आपको आंसर में यही लिखना है, ठीक है। तो आंसर में लिखे मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं तथा द्विसंकर संकरण डायहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं, ठीक है। इनका जो विस्तृत है वो वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रखना ये मेंडल का नियम है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता। उदाहरण अर्थ देखिए, मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के दो विपर्यासी लक्षण लंबापन यानी टालनेस और बौनापन ड्वार्फनेस पर विचार किया जाए तो शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा। लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी टी होगा। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधों का जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। जब लंबे कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी पौधों के बीच संकरण मतलब क्रॉस, ठीक है, कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, अर्थात एक कारक लंबाई का कैपिटल टी और दूसरा बौनेपन का स्मॉल टी होगा। चूंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी प्रभावी है अतः F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होंगे, ठीक है। ये वाला चार्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये है पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्लांट जो था वो टाल लिया, ठीक है, और एक हमने लिया ड्वार्फ, ठीक है, और इसके जो जीन है वो कैपिटल टी और इसके जो जीन है वो स्मॉल टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये गैमीट्स इनके बना लिए, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, ठीक है। फिर इसमें जब क्रॉस हुआ, ठीक है, टी और टी में, तो ये हाइब्रिड बन गया, ठीक है। F1 जनरेशन में ये आपका हाइब्रिड बन गया। तो जीनोटाइप क्या हो गया, ऑल आर हाइब्रिड होंगे और पिनोटाइप ऑल आर टाल, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, आगे देखिए, प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं यानी फैक्टर कहते हैं। याद रखना जो मेंडल थे इन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, ठीक है, तब इनको पता नहीं था कि ये जीन होते हैं। सेकंड है आपका कारक यानी फैक्टर जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका असमान कारकों वाले जोड़ों में एक सदस्य प्रभावी यानी डोमिनेंट होता है और दूसरा अप्रभावी मतलब रिसेसिव होता है, ठीक है। दूसरा नियम देखिए, पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या है, कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप इंग्लिश में लिखोगे ना तो एग्जामिनर का कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो लगेगा कि बच्चा बहुत स्मार्ट है, ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो ठीक है, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है, नहीं तो आप बहुत कुछ गवा बैठोगे। अगर आप बायोलॉजी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अगर हमारी वीडियोस को ही खाली देख रहे हो ना तो अच्छे से मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दूसरा है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर से देख लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लिखोगे आप, लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण सेग्रीगेशन हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर वाला। तो उदाहरण देखिए,
तो एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है। हमने क्या किया, पेरेंट जनरेशन में प्योर रेड और प्योर वाइट, ठीक है, कैपिटल आर और इनका क्रॉस कराया स्मॉल आर से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये गैमीट बन गए, एक कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ठीक है, ये गैमीट्स बन गए, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये चेकर बोर्ड बना लिया। अब क्या हुआ, जब हम F1 जनरेशन में देखेंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये बना, इसका इसके साथ क्रॉस हुआ ये बना, इसका इसके साथ हुआ ये बना, इसका इसके साथ हुआ ये बना, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑल रेड, ठीक है। तो ये सारे कैसे हुए, रेड हुए। यहाँ पे देखिए जब हमने हाइब्रिड का कराया, मतलब इनका क्रॉस कराया, ठीक है, तो देखिए गैमेट्स बने आर आर और आर आर, ठीक है। तो जब हमने इसका इससे कराया तो कैपिटल आर बना, फिर इसका इससे कराया तो ये बना, फिर इसका इससे कराया तो अब इसका कराना है तो इसका इससे कराया तो स्मॉल आर, फिर इसका इससे कराया तो ये इस तरह से। तो सेकंड जनरेशन में रेड और वाइट, ठीक है। अब रेड आपको कितने मिले यहाँ पर, ये तो रेड है ही क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो ये भी रेड है आपका, और ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये भी हल्का रेड ही रहेगा, ये भी हल्का रेड रहेगा। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो आपके पास 3 रेड हैं और एक आपका वाइट है, ठीक है, ये वाला। तो 3:1, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको बनाना भी होगा, अगर इसको आप बना दोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। फिर देखिए पृथक्करण के नियम का पुन्नेट चेकरबोर्ड द्वारा प्रदर्शन, ठीक है। F1 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। जब F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रमशः 3:1 का अनुपात होता है। परंतु कारक सिद्धांत के अनुसार 2 पौधे शुद्ध, यानी एक लाल पुष्प वाला तथा एक सफेद पुष्प वाला, जिसमें से एक में कैपिटल आर कारक तथा दूसरे में स्मॉल आर कारक होते हैं, शेष 2 पौधे मिश्रित लक्षण वाले अर्थात कैपिटल आर कारक वाले होते हैं। यद्यपि इसमें कैपिटल आर के प्रभावी होने के कारण लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप लाल पुष्प वाले पौधे ही होते हैं। जब कैपिटल आर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो अगली संतति में इससे लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार स्मॉल आर पौधे में स्वपरागण कराया जाए तो इसकी अगली पीढ़ी में सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर F2 पीढ़ी में 3 लाल पुष्प वाले तथा एक सफेद पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है। इन प्रयोगों में मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी यानी डोमिनेंट या अप्रभावी रिसेसिव होते हैं, परंतु यह परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, ठीक है। 2 नियम आपने देख लिए। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में 2 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कराया, जिसे द्विगुण संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मेंडल्स रिजल्ट्स एंड हिज हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब मेंडल के परिणाम और उनकी परिकल्पना, ठीक है। ये वाला देखिए ए और बी, यह ऑब्जर्वेशन, ये राउंड एंड येलो सीड्स हैं, ठीक है, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन हुआ, ये F1 जनरेशन है, ठीक है, और ये 100% राउंड येलो मिले, इसका क्रॉस कराया, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। ये F2 जनरेशन है, राउंडेड येलो है और ये रिंकल्ड येलो है, और ये राउंड ग्रीन है और ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो मेंडल्स रिजल्ट्स ये देखिए 9:3:3:1, ठीक है, इसको याद रखना। फिर इधर देखिए एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस, ये किस तरह से उन्होंने सोचा, तो ये वाला जो है आप लोगों के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, आर ये सब कैपिटल है, ठीक है, एक्सएल है, सेग्रीगेशन हुआ, पॉलन ग्रेन है, ये स्मॉल वाई, ठीक है, पी प्लांट्स है, पेरेंट प्लांट्स है। तो इस तरह से गेमेट बनाना है आपका, एक बार इससे कराना है, एक बार इससे कराना है, फिर एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है। तो ये आपका बन गया F1 प्लांट्स 100% राउंड येलो आए, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स हुआ, ठीक है। तो 4 इसके बने और 4 इसके बने, फिर ये 16 खाने बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको ये वाला याद रखना 9:3:3:1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे द्विसंकर क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल द्वारा पीले तथा गोल बीज वाली एवं झुर्रीदार तथा हरे बीज वाली मटर में स्वतंत्र अभिवन का प्रदर्शन, ठीक है। चलिए
उपरोक्त उदाहरण के आधार पर F1 पीढ़ी के सभी पौधों में युग्मक बनने पर 4 प्रकार के युग्मक क्रमशः आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तथा आर स्मॉल वाई बनते हैं। जब ये युग्मक दूसरे पौधों के इसी प्रकार के युग्मकों से मिलते हैं तो निम्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। याद रखना, ये परिणाम भी पूछ लिए जाते हैं। लक्षण प्रारूपी अनुपात यानी फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? तो पहला है 9 पौधे गोल व पीले बीज वाले। दूसरा है इसका 3 पौधे गोल व हरे बीज वाले। तीसरा है 3 पौधे झुर्रीदार व पीले बीज वाले तथा चौथा है 1 पौधा झुर्रीदार व हरे बीज वाले। उपरोक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण प्रारूप को 9:3:3:1 के अनुपात द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि कारक फैक्टर के आधार पर जीन प्रारूपी अनुपात जीनोटाइपिक रेशियो निम्न प्रकार होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ, बड़ा जरूर है, आप इसको देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर हेडिंग आपकी बने गोल तथा पीले बीज वाले पौधे, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स। ठीक है, जो संख्या में 9 होते हैं, केवल आर और कैपिटल वाई के प्रभावी डोमिनेंट्स होने के आधार पर होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला 4 पौधे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कारक वाले, और 2 पौधे कैपिटल आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई कारक वाले। ठीक है, तो ये ऐसा करना ना, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा, टाइम वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 30 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लेना। चलिए, इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने डायहाइब्रिड कॉज को भी समझा, मोनोहाइब्रिड कॉज को भी समझा। ठीक है, और तीनों नियम को हमने देख लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ तो सकते हैं, नहीं क्योंकि टाइम इतना है नहीं, तो आप लोग याद ही कर लीजिए, सीधे रट लीजिए इसको। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो आपका डीएनए है उसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया। ठीक है, और वही लॉन्ग आपका इंपॉर्टेंट है, 100% बिल्कुल, उसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगर आपको 18 नंबर चाहिए ये पक्के इस यूनिट से। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो उसको चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।